नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटर राइड्स में। मेरा नाम है अमित और ये है बेहद पॉपुलर ब्रेजा का 2022 वर्जन। यहाँ पर काफ़ी सारे बदलाव किए गए हैं। जो ऐसा लग रहा था कि सब 4 मीटर के अंदर दूसरी गाड़ियाँ जो हैं, ख़ासतौर पे कोरियंस, वो काफ़ी आगे निकल रहे थे फीचर्स के मामले में। तो मारुति ने न सिर्फ उन लोगों को मैच किया है बल्कि कुछ मामलों में उन्हें पछाड़ भी दिया है। तो फीचर्स की बात हम लोग ज़रा बाद में कर लेंगे, लेकिन जो सबसे ज़रूरी चीज़, क्योंकि आपने हमारा वॉक अराउंड ऑलरेडी देख लिया है, तो यहाँ पर जो सबसे ज़रूरी चीज़ आप जानना चाहते होंगे वो ये है कि गाड़ी चलती कैसी है, इसकी राइड हैंडलिंग, ड्राइव, परफॉर्मेंस, फ्यूल एफिशिएंसी वगैरह कैसा है। तो लेट्स स्टार्ट विद द परफॉर्मेंस पार्ट ऑफ दिस कार। एंड जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन आता है, 103 PS की पीक पावर, 6000 RPM पर, और टॉर्क जो है वो है 137 न्यूटन मीटर्स, 4400 RPM पर। अब ये पावर और टॉर्क अगर आप देखेंगे तो ये इसे कुछ हद तक विशेष बना देता है, क्योंकि ये अकेली कार है जो कि एक बड़ा 1.5 लीटर इंजन आपको इस सेगमेंट में प्रोवाइड करती है। बाकी गाड़ियों की अगर आप बात करें तो वहाँ पर या फिर आपको 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिलेगा, जहाँ पर पावर आपको काफ़ी कम मिलती है, 83 PS की पावर मिलती है, टॉर्क भी वहाँ पर कम मिलती है, या फिर आपको वहाँ पर 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है जो कि पावर और टॉर्क आपको ज़रा ज़्यादा देता है, लेकिन फ्यूल एफिशिएंसी जनरली वहाँ पर कम होती है और प्राइसेस भी जनरली वहाँ पर ज़्यादा होती हैं। पावर वहाँ पर आपको यहाँ से ज़रा ज़्यादा मिलती है। उस सेगमेंट में आपको 110 to 120 PS तक की पावर मिलती है और टॉर्क 172 न्यूटन मीटर्स तक का अगर आप Hyundai को देखेंगे तो मिलेगा। XUV 300 जो है वहाँ पर आपको टॉर्क 200 न्यूटन मीटर्स तक का मिलता है, लेकिन ये काफ़ी अच्छा बैलेंस है। ये जो इंजन है नेचुरली एस्पिरेटेड है, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पर टर्बो लैग नाम की कोई चीज़ नहीं है, ट्रैक्टेबिलिटी बहुत अच्छी है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात जो है कि यहाँ पर आपको अब डुअल जेट और डुअल VVT मिलता है, जिसके कारण इसकी ट्रैक्टेबिलिटी बहुत अच्छी हो गई है। अलग अलग इंजन स्पीड्स और अलग अलग व्हील स्पीड्स पर ये गाड़ी ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करती है। और हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि ये इंजन बहुत ज़्यादा क्विक है या बहुत ज़्यादा एंथुसियास्ट फ्रेंडली है, लेकिन यहाँ पर जो खास बात है वो ये है कि ये बहुत ट्रैक्टेबल है। आपको इंजन को रेव नहीं करना पड़ता है। अगर आप इसे मिसाल के तौर पे सिटी में चला रहे हैं तो बहुत ही लो स्पीड्स पर, हायर गियर्स में एफर्टलेसली ये इंजन जो है ये आगे बढ़ता है। तो अगर आप 5th गियर में हैं मिसाल के तौर पे, तो 40 किलोमीटर्स पर आवर या उससे भी ज़रा कम 37-38 की स्पीड पर भी ये गाड़ी बड़े आराम से आगे बढ़ती है और किसी तरह का लैग महसूस नहीं होता है आपको। और उसके बाद जो प्रोग्रेस है बड़ी ही लीनियर है। 6200 RPM पर ये जो है रेड लाइन है, वहाँ तक इंजन जो है बहुत ही प्रोग्रेसिवली आगे बढ़ता है। तो बहुत ही यूज़फुल इंजन है। लेकिन ज़्यादा बड़ी बात जो है वो ये है कि फ्यूल एफिशिएंसी यहाँ पर एक बड़ा इंजन होने के बावजूद भी काफ़ी अच्छी है। और अगर आप हाईवे पर चला रहे हैं इसे, जहाँ पर आप इसे तेज़ ना चला रहे हो, आराम से 80-100 के आसपास चला रहे हैं, तो इसकी ऑफिशियल जो माइलेज है मैनुअल ट्रांसमिशन जो कि हम अभी चला रहे हैं, उसकी 20.15 kmpl है। और हाईवे पर आपको न सिर्फ ये माइलेज मैच करके देगी ये गाड़ी, उसे एक्सीड भी कर सकती है। 21-22 तक की माइलेज भी ये दे सकती है आपको। तो उस लिहाज से ये गाड़ी जो है फ्यूल एफिशिएंसी के मामले में काफ़ी अच्छी है। सिटी में भी आपको 14-15 की फ्यूल एफिशिएंसी देगी, जो कि इतने बड़े इंजन के लिए, इस तरह की बड़ी गाड़ी के लिए एक बहुत अच्छा फिगर है। ट्रैक्टेबिलिटी, रिफाइनमेंट भी काफ़ी अच्छा है। अब ये एक नया जनरेशन कार है, तो यहाँ पर जो NVH लेवल है, सस्पेंशन जो है, ये सारी चीज़ों में भी बदलाव किया गया है। ये बदलाव क्या है? अब जो इसका प्लेटफॉर्म है, बेसिक प्लेटफॉर्म है, वो सेम है, लेकिन इंजन के माउंट पॉइंट्स जो है पहले के मुकाबले अब ज़्यादा हैं। यहाँ पर 3 माउंट पॉइंट्स हैं। अंदर रिफाइनमेंट में काफ़ी इजाफा हुआ है। NVH पहले से बेहतर है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कह सकता कि इस सेगमेंट का सबसे बेहतरीन NVH है। यहाँ पर दूसरी गाड़ियाँ हैं जिनका NVH यहाँ से ज़रा बेहतर है, लेकिन तो भी ये पहले से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव्ड है। अगर आप आउटराइट परफॉर्मेंस की बात करें तो 0 to 100 ये लगभग 13 सेकंड्स में करती है, जो बहुत ज़्यादा क्विक नहीं है। अगर आप सोनेट या वेन्यू देखें, उनके टर्बो वेरिएंट्स देखें, या फिर XUV 300 देखें, तो वहाँ पे आउटराइट एक्सेलरेशन ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर आपको ट्रैक्टेबिलिटी ज़्यादा अच्छी मिलती है। रियल वर्ल्ड यूजेबिलिटी यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी मिलती है। सिटी में आप चला रहे हैं, ऑन अ मिक्स ऑफ सिटी एंड हाईवे चला रहे हैं, तो उन सब पैरामीटर्स पे ये जो गाड़ी है ये ज़्यादा यूजेबल, ज़्यादा प्रैक्टिकल है। अब टॉर्क यहाँ पर 137 न्यूटन मीटर्स का है, तो जो प्रोग्रेस है वो काफ़ी एफर्टलेस होती है। आपको गाड़ी को रेव नहीं करना पड़ता है, और कोई भी गाड़ी 1000 से 2000 RPM के बीच में ज़्यादातर अपना वक्त निकालती है अगर आप एक रेगुलर इंडियन ड्राइवर हैं तो। और वहाँ पर ये गाड़ी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है। गियर बॉक्स मैनुअल अगर आप देखें तो 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स है, और क्लच एक्शन लाइट है। गियर शिफ्ट्स काफ़ी स्लिक हैं, स्मूथ है, शॉर्ट थ्रो है। तो आप इसे यूज़ करेंगे सिटी के अंदर, आप अगर मैनुअल भी यूज़ कर रहे हैं तो आपको तकलीफ नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पर ट्रैक्टेबिलिटी, जैसा मैंने आपको बताया, बहुत अच्छी है। इसके अलावा अगर आप सेफ्टी की बात करें तो यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म है वो पहले वाला ही है, उसे चेंज नहीं किया गया है। लेकिन
अब यहाँ पर जो बॉडी इन वाइट होती है वहाँ पर ज़्यादा हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ का स्टील यूज़ किया गया है, जिससे कि लगभग 12 से 15 केजी जो है बेसिक जो शैसी है वहाँ पर वेट में इंक्रीमेंट हुआ है और ये ज़्यादा स्टर्डी है पहले से। उसके अलावा अगर हैंडलिंग की हम लोग बात करें तो स्प्रिंग रेटिंग्स जो है वो चेंज किए गए हैं। हालांकि सस्पेंशन सेटअप जो है वो पहले जैसा ही है, लेकिन स्प्रिंग रेटिंग्स चेंज किए हैं और भी थोड़ी फाइन ट्यूनिंग की गई है। उसका फ़र्क जो है वो ये है कि राइड जो है वो ज़रा ज़्यादा सेटल्ड लगती है, पहले जितनी लाइट और फ्लोटी नहीं लगती है, एक ज़्यादा इवॉल्व, एक ज़्यादा परिपक्व गाड़ी बन के सामने आती है। लेकिन जो बेहतरीन इम्प्रूवमेंट हमने देखा था बलेनो में, जहाँ पर गाड़ी पहले और बाद में एकदम अलग अलग किस्म से निकल के सामने आई थी, उतना ज़्यादा बड़ा सिग्निफिकेंट चेंज यहाँ पर नहीं है। ये जो गाड़ी है ये अभी भी अगर आप डेड सेंटर पे देखेंगे तो स्टीयरिंग बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं है, बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं है। अगर आप सिटी स्पीड पे चल रहे हैं तो शायद और ज़रा लाइट हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा प्रिसिशन यहाँ और ज़्यादा अच्छा होता तो मुझे और ज़्यादा मज़ा आता। लेकिन ये एक बड़ी प्रैक्टिकल गाड़ी है, तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, अगर आप एंथुसियास्ट हैं तो ये सस्पेंशन जो है ये उतना फर्म नहीं है जितना कुछ और गाड़ियों में है, और अगर आप कॉर्नर्स पे जा रहे हैं तो ज़रा बॉडी रोल आपको डेफिनेटली महसूस होगा। ओरिएंटेड मोर टुवर्ड्स कंफर्ट, अगर आप ख़राब रास्तों पे जा रहे हैं तो ये काफ़ी अच्छे से एब्जॉर्ब करती है ख़राब रास्तों को। अंडुलेशंस जो हैं, रफ सर्फेसेस हैं, उसके ऊपर काफ़ी अच्छे से जाती है। लेकिन अगर आप बहुत तेज़ चलाना चाहते हैं तो स्टीयरिंग में जो प्रिसिशन होना चाहिए, जो स्टीयरिंग के अंदर वेट होना चाहिए, वो ज़रा यहाँ पर मिसिंग है। और जो सस्पेंशन है उसे भी हालांकि ट्यून किया गया है, लेकिन ये अभी भी कंफर्ट की तरफ ओरिएंटेड है और बहुत ज़्यादा एंथुसियास्ट ओरिएंटेड नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब अगर हम लोग गियर स्पीड्स की बात करें तो ये गाड़ी फर्स्ट गियर में 40 किलोमीटर्स पर आवर, सेकंड गियर में 80 किलोमीटर्स पर आवर और थर्ड गियर में 120 किलोमीटर्स पर आवर दर्शाती है आपको। और अगर आप क्रूजिंग स्पीड्स की बात करें तो 80 किलोमीटर पर आवर ये 2000 आरपीएम से ज़रा ऊपर करती है, और अगर आप 100 किलोमीटर्स पर आवर की बात करें तो वो स्पीड ये गाड़ी 3000 आरपीएम से ज़रा नीचे करती है। गाड़ी काफ़ी बड़ी लगती है, अंदर से विड्थ काफ़ी अच्छी लगती है, विजिबिलिटी बहुत अच्छी है। तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस अगर आप फैमिली के लिए एक एवरीडे गाड़ी खरीद रहे हैं तो उस लिहाज से ये बहुत ज़्यादा यूजेबल है, ट्रैक्टेबल है, और इसकी माइलेज भी बहुत अच्छी है। इंजन बड़ा है, यानी कि इंजन के ऊपर स्ट्रेस नहीं आता है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर आप अगर चाहें तो एक 6 स्पीड ऑटोमेटिक के साथ में भी जा सकते हैं, वहाँ पर आपको पैडल शिफ्टर्स भी मिलते हैं। तो ओवरऑल अ बैलेंस्ड पैकेज आई वुड से, बहुत ज़्यादा एंथुसियास्ट ओरिएंटेड नहीं है, कंफर्ट की तरफ ज़्यादा है। NVH लेवल जो है यहाँ पर मेरे ख्याल से ज़रा और बेहतर हो सकते थे। कुछ हद तक मुझे टायर नॉइज़ अंदर आ रही है, और एम्बियंट नॉइज़ भी जो है ये कुछ और गाड़ियों में मुझे यहाँ से ज़रा ज़्यादा बेहतर लगी। डेफिनेटली इट्स अ ग्रेट इंप्रूवमेंट। जो माइलेज है बहुत अच्छी है, ट्रैक्टेबिलिटी बहुत अच्छी है, रिफाइनमेंट बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप एक स्टैंड आउट पैकेज की बात करें तो शायद यहाँ पर सेगमेंट डिफाइनिंग पावर ट्रेन यहाँ पर आपको नहीं मिलती है, और मारुति से जो भी आप एक्सपेक्ट करते हैं उन सब चीज़ों पर ये खरी उतरती है। हालांकि सेगमेंट बस्टिंग कोई पावर ट्रेन यहाँ पर नहीं है। अगर आप एंथुसियास्ट हैं तो आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद शायद ना आए, लेकिन फॉर अ बैलेंस्ड एवरीडे कार ये बहुत अच्छी है। और जो फीचर्स हैं उसके बारे में हम लोग अभी कुछ और देर में बात करेंगे। तो दोस्तों ये तो हो गई परफॉर्मेंस की बात, लेकिन अगर आप इसकी डायमेंशंस की बात करें तो यहाँ पर ये जो गाड़ी है ये पहले से ज़्यादा ऊँची है। पुरानी ब्रेजा से 45 mm ये ज़्यादा ऊँची है, और पुरानी ब्रेजा जो थी बाकी सब डायमेंशंस में, व्हील बेस ले लीजिए, विड्थ ले लीजिए, या फिर आप इसकी लेंथ ले लीजिए, हर तरह से सेम थी। और दूसरी गाड़ियों से अगर आप कंपेयर करेंगे तो केवल XUV 300 का जो व्हील बेस है यहाँ से ज़्यादा लंबा है। बाकी सारी गाड़ियों का व्हील बेस लगभग बराबर है, लेकिन ये गाड़ी अपने सेगमेंट की सबसे ज़्यादा ऊंची गाड़ी है। लेंथ सबके बराबर है और विड्थ के मामले में भी अच्छी खासी है। तो अगर आप अब भी 300 और नेक्सॉन को छोड़ दें जो कि इससे ज़्यादा वाइड है, तो ये तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा वाइड गाड़ी है, यानी कि ये काफ़ी लंबी चौड़ी गाड़ी है इन सब 4 मीटर सेगमेंट। अब डिज़ाइन की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख ही रहे होंगे कि काफ़ी मस्कुलर स्टांस इसे दिया गया है। और मारुति का जो थीम था वो ये था कि पहले वाली ब्रेजा जो कई जगह से बल्बस लगती थी, वैसी ये गाड़ी नहीं लगनी चाहिए। एक ज़्यादा ऊंची बेल्ट लाइन, ज़्यादा प्लांटेड स्टैंस, ज़्यादा वाइडर स्टैंस और एक ज़्यादा मस्कुलर लुक वो इसे देना चाहते थे। अब डिज़ाइन एलिमेंट्स जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं, अगर आप एस्पेक्ट रेशियो की बात करें, जहाँ पर विड्थ वर्सेस हाइट की अगर आप बात करते हैं, तो हर चीज़ बहुत वाइड नज़र आएगी आपको। जो वाइड थीम है वो पूरी गाड़ी पर आपको नज़र आएगा। तो हेडलैम्प्स आप देखें, जो थीम है वाइड है, जो ब्लिंकर्स हैं ये वाइड हैं, जो ये ट्विन DRLs हैं ये भी काफ़ी अंदर तक जाते हैं, और यहाँ पर आपको ट्विन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स भी मिलते हैं। अगर आप ग्रिल भी देखेंगे तो इसका भी एस्पेक्ट रेशियो वाइड है, यानी कि बहुत बड़ी नहीं है। क्रोम एलिमेंट्स भी वाइड हैं, ये जो स्लैट है ये भी वाइड है। तो यहाँ पर जो विड्थ है गाड़ी की, इसे काफ़ी हाईलाइट किया गया है और काफ़ी वाइड ये गाड़ी देखने में अब लगती है।
एलिमेंट्स की अगर हम लोग इंडिविजुअली बात करें तो यहाँ पर लोअर पार्ट पर आपको ये एक काफ़ी बड़ा ब्लैक एलिमेंट मिलता है और नीचे आपको स्किड प्लेट नज़र आएगी और बोनेट जो है इसकी हाइट ऊपर कर दी गई है ताकि एक काफ़ी मस्कुलर स्टैंस इसको मिले। यहाँ पर ख़ास बात यह है कि यहाँ पर अब आपको फ्रंट कैमरा मिलेगा, यानी कि 360 डिग्री कैमरा है। ये एक फ़ीचर ऐसी है जो सिर्फ मैग्नाइट में आपको मिलती है, वेन्यू और सोनेट में ये फीचर नहीं मिलती, नेक्सॉन में भी नहीं मिलती। फॉग लैंप्स भी यहाँ पर आपको एलईडी यूनिट्स मिलते हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पर अगर आप फीचर सेट भी देखें तो काफ़ी अच्छा है। ऑल एलईडी लाइटिंग है, साथ ही फ्रंट कैमरा है। अगर आप इसे साइड से भी देखेंगे तो जो टेक्निकल चीज़ है यहाँ पर वो ये देखिए कि जो ग्रीन हाउस एरिया है उसका साइज़ ज़रा कम किया गया है और बेल्ट लाइन जो है इसे ज़रा ऊपर उठाया गया है ताकि जो गाड़ी है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगे, ज़्यादा मस्कुलर लगे। और अगर आप लाइंस भी देखेंगे तो पहले जो एक बल्बस लुक था वो नहीं है, अब यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेट कट हॉन्चेस हैं, स्क्वायर्ड ऑफ व्हील आर्चेस के साथ में काफ़ी स्ट्रॉन्ग, काफ़ी पर्पसफुल ये गाड़ी लगती है। इसके साथ ही जो ऊपर आप रूफ रेल्स देख रहे हैं ये भी अब फंक्शनल है, अप टू 40 kgs ये लोड बेयरिंग है। पहले यहाँ पर लोड बेयरिंग रूफ रेल्स आपको नहीं मिलते थे, अब यहाँ पर आपको ये सनरूफ मिलती है जो पहले नहीं थी। शार्क फिन एंटेना मिलता है, सनरूफ मेरे ख्याल से ज़रा और बड़ी हो सकती थी। क्लैडिंग काफ़ी ज़्यादा भरपूर है यहाँ पर ताकि इसको एक आउटडोर सी लुक मिले। उसके अलावा अगर आप ये टू टोन जो कलर देख रहे हैं इसे आप देखेंगे तो फ्लोटिंग रूफ इफेक्ट यहाँ पर दिया गया है। 6 सॉलिड कलर्स हैं और 3 आपको यहाँ पर टू टोन कलर्स मिलते हैं और ये जो पार्ट है इसे भी ज़रा एक्सटेंड किया गया है, तो उस लिहाज से यहाँ पर अब जो लुक है ये आपको एक ज़्यादा प्रीमियम मिलता है। ये ब्लैक रूफ जो है इसके साथ ये स्पॉइलर जो है ये इसे एक थोड़ा स्पोर्टी लुक भी प्रदान करता है। अब अगर आप इसे दूसरी गाड़ियों से कंपेयर करें तो एक काफ़ी स्क्वायर, काफ़ी मस्कुलर किस्म का लुक दिया गया है और जो बड़ी चीज़ है यहाँ पर वो ये है कि ये हॉन्चेस जो हैं ये काफ़ी फ्लेयर्ड आउट हैं, जिसके कारण ये गाड़ी अब पहले से ज़्यादा मस्कुलर, पहले से ज़्यादा प्लांटेड लगती है। अब यहाँ पर आपको ये मशीन कट टू टोन अलॉयज़ भी मिलते हैं, 16 इंचेस है, 215 सेक्शन, 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, यानी कि ख़राब रास्तों पर भी आप आराम से जा सकते हैं। अब जो विड्थ की मैं आपसे बात कर रहा था, पीछे से जब आप इस गाड़ी को देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि सबसे ज़्यादा पर्पसफुल वाइड स्टैंस इस गाड़ी का कहीं पे अगर उभर के आता है तो पीछे से ही आता है। जो मैं एस्पेक्ट रेशियो की बात कर रहा था, जो विड्थ अंडरलाइन की गई है वो यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा नज़र आएगी। टेल लैंप बहुत ज़्यादा वाइड किए गए हैं, ब्रेज़ा की ब्रांडिंग काफ़ी वाइड कर दी गई है, एक काफ़ी फ्लैट, काफ़ी मस्कुलर, काफ़ी स्क्वाट स्टैंस आपको मिलता है। अगर आप खास तौर पे इससे पुरानी ब्रेज़ा से कंपेयर करेंगे पीछे से तो ये कहीं ज़्यादा प्लांटेड नज़र आती है और पीछे से काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ये जो पूरी थीम है गाड़ी को काफ़ी लो, स्क्वाट और काफ़ी मस्कुलर बनाने की कोशिश की गई है। यहाँ पर आगे की तरह यहाँ पर भी आपको एक ब्लैक क्लैडिंग नज़र आएगी और नीचे आपको स्किड प्लेट नज़र आएगी। यहाँ पर ये रिब्ड सेक्शन है, पीछे यहाँ पर कैमरा है। ORVM जो है अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये कॉन्ट्रास्टिंग ब्लैक है, आपको माउंटेड ब्लिंकर्स मिलते हैं और ऑफ कोर्स यहाँ पर आपको 360 डिग्री कैमरा मिलता है, तो वो यूनिट यहाँ पर आपको नज़र आएगी। फ्रंट पार्किंग सेंसर्स यहाँ पे नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके पास एक कैमरा मौजूद है और यहाँ पर स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम है मौजूद, तो उसकी ब्रांडिंग यहाँ पर आपको दिखेगी। रियर वॉश वाइप, हाई माउंट स्टॉप लैंप और अगर आप बूट खोलेंगे तो 328 लीटर्स के साथ ये सेगमेंट लीडिंग बूट स्पेस नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से ठीक ठाक है। एक छोटी फैमिली एक वीकेंड पर यहाँ पर अपना सामान डाल सकती है। रेफरेंस के लिए यहाँ पर हमने ये कुछ सूटकेसेस और बैग्स डाले हैं ताकि आपको आइडिया हो सके। एक इल्यूमिनेशन यूनिट यहाँ पर है, एक हुक यहाँ पर आपको नज़र आएगा और नीचे जो स्पेयर व्हील है वो स्टील है, फुल साइज़ है, 16 इंच लेकिन अलॉय नहीं है। 215 सेक्शन का व्हील आपको वहाँ पर मिलेगा। लोडिंग लिप बहुत नीचे नहीं है, ये एक अच्छी बात है, तो सामान अंदर निकालना डालना काफ़ी इजी है। उसके साथ ही सीट जो है 60-40 स्प्लिट है, जिसके कारण सपोज़ कीजिए आप 5 लोग नहीं चल रहे हैं या 3 ही लोग चल रहे हैं तो आप सीट को फ्लिप डाउन करके अपना स्टोरेज बढ़ा सकते हैं, तो ये एक अच्छा फीचर यहाँ पर दिया गया है। ओवरऑल साइज़ के मामले में, स्टाइलिंग के मामले में ये भले ही सेगमेंट की सबसे बेहतरीन दिखने वाली गाड़ी ना हो, लेकिन काफ़ी अच्छे से मैच करती है सेगमेंट को, काफ़ी मस्कुलर लगती है और पहले वाली ब्रेज़ा से कहीं बेहतर है। अब इस वक्त जो कंटेम्प्रेरी दूसरी गाड़ियां हैं उनसे ये टो टू टो लड़ाई कर सकती है। अब चलिए अंदर हम लोग चल के देखते हैं, क्योंकि अंदर फीचर्स बहुत सारे मारुति ने डाले हैं और जो इंटीरियर है वो पूरी तरह से बदल दिया गया है। तो यहाँ पर क्या क्या मौजूद है और क्या नहीं है, जो है वो कैसे काम करता है, वो सब हम अंदर चल के देखते हैं। अब ये की जो है फेमिलियर है, यहाँ पर आपको सुजुकी का लोगो मिलेगा, पीछे ब्लू कलर का बैकग्राउंड है यहाँ पर और लॉक और अनलॉक बटन्स हैं। यहाँ पर आपके पास रिक्वेस्ट सेंसर है, तो ये बटन दबा करके आप अंदर प्रवेश कर सकते हैं। और अंदर का जो लेआउट है ये अब पूरी तरह से बदल दिया गया है और पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर लगता है। अंदर जाने से पहले यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो
यहाँ पर आपको ऑटो फोल्डिंग मिरर्स के साथ साथ इलेक्ट्रिक कंट्रोल्स मिलेंगे, लॉक अनलॉक। ड्राइवर साइड विंडो जो है 1 टच डाउन है, यहाँ पे विंडो लॉक और साथ ही सारे विंडोज़ के बटन। ये पूरा जो पार्ट है ये फैब्रिक है, आपको यहाँ पर रेक्जीन या कोई और जो सॉफ्ट टच मटेरियल होता है वो नहीं मिलेगा, लेकिन ये जो फैब्रिक है ये भी सॉफ्ट टच है। यहाँ पर आपको 1 लीटर वाटर बॉटल के लिए जगह मिलेगी और साथ ही कुछ और स्पेस जहाँ पर आप कुछ इस तरह की चीज़ें, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये पेपर रख दिया है, इस तरह से अगर आपके पास कोई सामान है तो यहाँ पर आप रख सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको ये डार्क ग्रे इनलेज मिलेंगे और जो डोर पुल्स हैं ये क्रोम में नज़र आएंगे। ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टेबल है और सीट की जो हाइट है वो भी यहाँ पर आपको आइडियल मिलेगी। अंदर प्रवेश करना और बाहर निकलना काफ़ी ईजी है। साथ ही अगर आप ये जो पूरा सेक्शन देखेंगे, यहाँ पर आपको जो नए फीचर्स है उसमें से बहुत सारे फीचर्स का अनुमान हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इंजन स्टार्ट स्टॉप की जो फीचर है उसे यूज़ करते हैं। इंजन स्टार्ट करते हैं। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है यहाँ पर, और मैं यहाँ पर फ्लो कंट्रोल ज़रा कम कर देता हूँ। टेम्परेचर यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं। याद रखिए यहाँ पर XUV 300 एक ऐसा व्हीकल है जहाँ पर आपको 2 जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, बट आई थिंक फॉर दिस सेगमेंट ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल इज़ गुड इनफ। अब यहाँ पर HUD का फीचर आ गया है, यानी कि हेड अप डिस्प्ले, जो कि हमने पहले बलेनो में देखा था, और ये बटन दबा के आप रखेंगे तो ये HUD स्क्रीन जो है ये ऊपर आ जाएगी। साथ ही इसकी जो ब्राइटनेस है वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखिए ये ब्राइटनेस, और यहाँ पे ये जो है इसे यूज़ करके आप इसकी जो पोजीशन है उसे ऊपर या नीचे भी कर सकते हैं। इसके साथ ही जो एक और नया फीचर है यहाँ पर वो है 360 डिग्री कैमरा, और अगर आपको कैमरे का यहाँ पर प्रोजेक्शन चाहिए तो आप ये बटन यूज़ कीजिए और उसके बाद आपको 360 डिग्री व्यू मिलेगा। ये बटन दबा करके आप ये जो व्यू है इसे अंदर से देख सकते हैं। तो ये एक बहुत यूज़फुल फीचर है, और अगर आप ख़राब रास्तों पर है तो बहुत अच्छे से आपको पता था कि गाड़ी के आगे या पीछे क्या है, और इसका रेजोल्यूशन बहुत अच्छा है। ये एक बहुत अच्छी बात है। 360 डिग्री कैमराज और कुछ और अलग तरह के कैमराज आपको कुछ और गाड़ियों में भी मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर जो फीचर्स के साथ साथ जो क्वालिटी है कैमरा की और जो रेजोल्यूशन है वो बहुत अच्छा है। मैंने अभी स्कॉर्पियो में देखा, वहाँ भी फ्रंट और रियर कैमराज थे, गाड़ी बहुत अच्छी है वो, लेकिन वहाँ पर जो कैमरा का रेजोल्यूशन था वो ज़्यादा अच्छा नहीं था। ये यहाँ पर बहुत अच्छा है। इसके साथ ही यहाँ पे आपको ऑटो स्टार्ट स्टॉप का भी ये बटन यहाँ पर नज़र आएगा। फ्यूल कैप और बोनेट रिलीज़ यहाँ पर आपको मिलेगा। एक डेड पेडल भी है, तो कंफर्ट में आपको कोई परेशानी ना हो। अगर आप इंस्ट्रूमेंट कंसोल की यहाँ पर बात करें तो फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल नहीं है, लेकिन काफ़ी इन्फॉर्मेशन रिच है, और असल में मुझे इसी तरह का इंस्ट्रूमेंट कंसोल अच्छा लगता है। आपका टैको और स्पीडो एनालॉग है, इंजन टेम्परेचर और फ्यूल गेज भी एनालॉग है, और बीच में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। जो भी आपको चाहिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये एक सफिशिएंटली फंक्शनल इंस्ट्रूमेंट कंसोल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर मुझे। अब अगर आप स्टीयरिंग की बात करें तो ये भी नया है, डी कट स्टीयरिंग व्हील है, और साथ ही अच्छी बात यह है कि टिल्ट और टेलीस्कोपिक एडजस्टेबल है। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। अब आप अपनी ड्राइविंग पोजीशन बहुत आराम से यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। क्रूज़ कंट्रोल यहाँ पर आपको मिलेगा। हेडरूम काफ़ी अच्छा है, तो अगर आप लंबे कद के हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सनरूफ जैसा मैंने आपको बताया यहाँ पर अब इंक्लूड कर दी गई है, और ये सनरूफ का जो ऑपरेशन है वो कुछ इस तरह से होता है। साइज़ आप देख लीजिए, और ये इस तरीके से 1 टच ऑपरेशन पे काम करती है। हेडलाइट्स ऑटोमेटिक है, और ये स्टॉक पे आपको ऑटो नज़र आएगा। इसके साथ ही यहाँ पर आपको कुछ वॉइस कमांड्स भी मिलेंगे। बहुत ज़्यादा हाई लेवल के वॉइस कमांड्स यहाँ पर नहीं है, लेकिन ये काफ़ी साफ़ सुथरा स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स का जो इंटरफेस है वो यहाँ पर आपको मिलेगा। डैशबोर्ड जैसा कि आप जानेंगे यहाँ पर पूरी तरह से भी चेंज कर दिया गया है। एक 3D लुक दिया गया है, अगर आप इसे देखेंगे वाटरफॉल लुक दिया गया है। तो ये मल्टी लेयर्ड है, और यहाँ पर ये सब जो है ये हार्ड वेयरिंग लॉन्ग लास्टिंग प्लास्टिक है। ये बीच में आपको ब्राउन कलर का डैश मिलता है, और ऊपर और नीचे ग्रे इनलेज मिलते हैं। अब यहाँ पर एक ख़ास बात आप देखिए कि ये जो आप एरिया देख रहे हैं, ये एरिया अब जो पहले आपको कुछ ओपन कट्स वगैरह नज़र आते थे वो नहीं आएगा। तो फिट और फिनिश जो है यहाँ पर वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव की गई है। और ये जो डैश है, यहाँ से जब बैठ के आप देखते हैं तो गाड़ी की विड्थ सेम है, लेकिन ये देखिए यहाँ पे इसे स्कूप आउट करके जो डैश का विजुअल विड्थ है उसे 40 mm बढ़ा दिया गया है, जिससे कि आपको गाड़ी यहाँ ड्राइवर की सीट पे बैठ के ज़्यादा वाइड नज़र आएगी। अब मटेरियल्स बहुत ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी के नहीं है, लेकिन इस सेगमेंट की दूसरी गाड़ियों से अगर आप कंपेयर करें तो आई थिंक पार फॉर कोर्स है। फिट और फिनिश टिपिकल मारुति, साफ़ सुथरी, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। और ये 9 इंच स्मार्ट प्ले प्रो प्लस जो इंफोटेनमेंट सिस्टम मारुति सुजुकी ने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है, ये भी अब बाकी जो गाड़ियाँ हैं उनके साथ न सिर्फ मैच करता है, लेकिन अगर आप इसका रेजोल्यूशन देखें, इसका टच रिस्पॉन्स वगैरह अगर आप देखें तो ये मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा एक इंफोटेनमेंट सिस्टम है। इसकी क्वालिटी आप अगर
गाड़ी का रिवर्स कैमरा देखेंगे तो आपको नज़र आएगी बहुत अच्छा ये कैमरा यहाँ पर आपको दिया गया है। अब इसके अलावा एक और नया फीचर जो आपको यहाँ पर मिलेगा वो है वायरलेस चार्जिंग। और ये वायरलेस चार्जिंग किस तरह से काम करती है, जब यहाँ पर आप कुछ फ़ोन नहीं रखेंगे तो आपको एम्बर लाइट चालू मिलेगी, और जब आप यहाँ पर अपने फ़ोन को चार्जिंग के लिए रख देंगे और चार्जिंग चालू हो जाएगी तो ये ब्लू हो जाएगा। और अगर आपका फ़ोन ठीक से रखा नहीं है या मिस अलाइंड है तो ये रेड हो जाएगा। अभी ये नहीं हो रहा है, बट अगर आपने ठीक से फ़ोन नहीं रखा है आपका तो ये रेड फ्लैश करने लगेगा। इसके अलावा यहाँ पर अब आपको एक 12 वोल्ट का पावर सॉकेट मिलता है, और साथ ही आपको एक और USB सॉकेट मिलेगा। यहाँ पर एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले आपके पास मौजूद है। आर्मरेस्ट जो है ये स्लाइडिंग टाइप है, और नीचे आपके पास कुछ और स्पेस भी है। अगर आप पर्सपेक्टिव चाहते हैं तो ये देखिए, यहाँ पर ये मेरा वॉलेट आ गया, और भी थोड़ा बहुत सामान यहाँ पर आप रख सकते हैं। ये ओपन एरिया है की के लिए, और 2 कप होल्डर्स भी आपको मिलते हैं। ब्रेक मैकेनिकल है। ड्राइवर साइड वैनिटी मिरर पे टोल टिकट होल्डर है, और पैसेंजर साइड पर आपको वैनिटी मिरर मिलता है विद इल्यूमिनेशन। साथ ही सनग्लासेस होल्डर आपको नजर आएंगे, और मिरर जो है ये भी ऑटो डिमिंग है। तो फीचर्स के लिहाज से अगर आप यहाँ पे देखें तो आप शिकायत नहीं कर सकते। यहाँ पर जो भी फीचर सेट है बहुत अच्छा है। कुछ चीज़ें जैसे कि HUD हो गया या फिर 360 डिग्री कैमरा सेगमेंट लीडिंग फीचर्स हैं, और हालांकि मैग्नाइट में आपको 360 डिग्री कैमरा मिलता है, लेकिन इतना अच्छा कैमरा वहाँ पर आपको नहीं मिलता है। और अगर आप इसके डायरेक्ट राइवल्स को देखें तो वहाँ पर आपको 360 डिग्री कैमरा नहीं मिलता है, वेन्यू में, नेक्सॉन में या फिर सोनेट में। तो यहाँ पर ये आपके पास एक बड़ी एडवांटेज है। सीट्स जैसा कि हम मारुति से एक्सपेक्ट करते हैं, हालांकि यहाँ पैडिंग थोड़ी और फर्म हो सकती है, लेकिन थाई सपोर्ट सफिशिएंट है। बॉलस्टरिंग काफ़ी अच्छी है। ये सीट्स जो है नई जनरेशन की हैं, पहले से ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। एडजस्टेबल हेडरेस्ट्स, एडजस्टेबल सीट बेल्ट्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। तो इन सब चीज़ों का बहुत अच्छे से ख्याल रखा गया है। साथ ही जो ग्लव बॉक्स है ये भी अब कूल्ड है, और इसका साइज़ भी ठीक ठाक है। तो ये भी एक छोटी फीचर ऐसी है जो कि काफ़ी ज़रूरी रहती है कुछ लोगों के लिए, और उसका भी ध्यान रखा गया है। इंफोटेनमेंट सिस्टम में एक और बड़ा इंप्रूवमेंट जो किया गया है वो ये है कि अब यहाँ पर सुजुकी कनेक्ट ऐप आपको दी गई है, जिसके द्वारा आप एलेक्सा यूज़ कर सकते हैं। आप इसे 40+ कनेक्टेड फीचर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। आपको जियो फेंसिंग मिल जाएगी। आप ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के अंदर रिमोट क्लाइमेट कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये जो 40+ फीचर्स हैं जो कि आजकल ज़्यादातर गाड़ियों में कनेक्टेड कार फीचर्स आती हैं, वो सारी यहाँ पर अब इंटीग्रेट कर दी गई है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। ऑडियो क्वालिटी भी पहले से कहीं बेहतर है, और अब ये ट्विटर की पोजीशन जो है ये चेंज की गई है। आर्टेमिस विद सराउंड सेंस आपको टॉप ऑफ द लाइन पे मिलेगा। अगर आप लोअर वेरिएंट्स में जाएंगे तो आपको इतनी बड़ी स्क्रीन नहीं मिलेगी, वहाँ पर आपको छोटी स्क्रीन मिलेगी, लेकिन वहाँ पर भी आपको स्मार्ट प्ले प्रो मिलेगा। और वहाँ पर आपको अगर बिल्कुल लोअर वेरिएंट्स में जाएंगे तो वहाँ पर आर्टेमिस साउंड नहीं मिलेगी, लेकिन मिड वेरिएंट्स में आपको आर्टेमिस मिलेगा, और यहाँ पर आपको सराउंड सेंस मिलेगा। तो ये भी एक डिफरेंस है, लेकिन साउंड क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। फॉर दिस सेगमेंट द साउंड क्वालिटी इज़ प्रीटी गुड। ओवरऑल नीट एंड क्लीन, एकदम साफ सुथरा डिज़ाइन। यहाँ पर किसी भी तरह का आपको कोई ख़राब कट या कोई जैग्ड एजेस वगैरह नज़र नहीं आएंगे। अगर आप मिसिंग फीचर्स की बात करें तो कुछ अलग अलग गाड़ियों में आपको कुछ फीचर्स मिलते हैं। यहाँ पर भी आपके पास कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं। HUD, 360 डिग्री कैमरा, क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट यहाँ पर आपको मिलता है। कुछ अलग गाड़ियों में आपको एयर प्योरीफायर, वेंटिलेटेड सीट जैसे सोनेट में मिलती है। पडल लैंप आपको वेन्यू में मिलता है। अगर आप बात करें इलेक्ट्रिक सीट की तो वो आपको वेन्यू में मिलती है, यहाँ नहीं मिलती है, लेकिन वेन्यू अकेली गाड़ी है इस सेगमेंट में आपको इलेक्ट्रिक सीट देने वाली। इसके अलावा अगर आप डीजल ऑटो की बात करें तो वो आपको मिलता है सोनेट में। ऑल डिस्क और डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल और हीटेड ORVMs आपको मिलते हैं XUV 300 में। तो ये सारी फीचर्स यहाँ पर हो सकती थी। TPMS भी हो सकता था, लेकिन जनरली मुझे लगता है कि जो फीचर सेट इंडियंस को चाहिए, यहाँ पर हम लोगों की जो ज़रूरतें हैं उस हिसाब से मारुति ने काफ़ी अच्छा फीचर सेट दिया है। और जनरली मारुति लोगों की बात सुनती है और वहाँ पर अपनी प्रायोरिटीज़ रखती है जहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत हो। पर मैंने आपको फिर भी बता दिया है कि क्या यहाँ पर है क्या नहीं है। ओवरऑल काफ़ी अच्छा साफ़ सुथरा इंटीरियर है, और जो फीचर्स यहाँ होने चाहिए वो डेफिनेटली यहाँ पर दिए हैं, लेकिन कुछ मिसिंग फीचर्स भी हैं, लेकिन कुछ एडवांटेजेस भी हैं जो आपको दूसरी कार्स में नहीं मिलेंगे। चलिए पीछे चल के देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास स्पेस कितना है, और कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो यहाँ हैं और कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो वहाँ नहीं हैं। मेरे ख्याल से डोर्स भी जिस तरह से खुलते और बंद होते हैं उसमें एक ज़्यादा सॉलिडिटी का आभास है। और ये यहाँ पर चाइल्ड लॉक का बटन, जो ओवरऑल लेआउट है वो सामने जैसा ही है। डार्क ग्रे इंसर्ट, फैब्रिक टच पॉइंट, और 1 लीटर वाटर बॉटल विद क्रोम डोर पुल्स। जो सीट हाइट है ये आइडियल है, और मेरे ख्याल से जो छोटे कद के लोग हैं उन्हें भी किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। नी रूम और लेग रूम किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी अच्छा है।
थाई सपोर्ट भी ठीक है, सेगमेंट लीडिंग नहीं है लेकिन काफ़ी अच्छा थाई सपोर्ट है यहाँ पर। हेडरूम भी बहुत अच्छा है, ये गाड़ी सबसे ज़्यादा ऊंची है अपने सेगमेंट में, तो आपको हेडरूम भी बहुत अच्छा मिलता है। एसी वेंट्स और 2 अलग अलग तरह के USB सॉकेट्स, एक टाइप A और एक टाइप C। सीट्स 60-40 स्प्लिट, और यहाँ पर अगेन जैसा मैंने आपको बताया वेन्यू में आपको सीट रिक्लाइन मिलता है, यहाँ पर सीट रिक्लाइन नहीं मिलेगा, लेकिन ये रिक्लाइन एंगल ठीक है। और ये सीट्स जनरली आप देखेंगे तो काफ़ी कंफर्टेबल है, गाड़ी का सस्पेंशन बहुत कंफर्टेबल है, तो यहाँ पर अगर आप बैठे हैं तो लंबी जर्नीज़ पर बड़े आराम से जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। गाड़ी बहुत वाइड है तो आप बीच में एक पैसेंजर को बिठा सकते हैं शॉर्ट टू मीडियम जर्नीज़ के लिए। ऑफकोर्स सब 4 मीटर कार्स 5 लोगों को लेकर के बहुत लंबी जर्नीज़ के लिए नहीं बनी होती हैं। अब इसके अलावा आर्म रेस्ट जो है ये भी आपके आराम में इजाफा करेगा। 2 कप होल्डर्स, आर्म रेस्ट वाइड है तो आपके जो आर्म्स हैं ये रब भी नहीं करेंगे। यहाँ भी आपको एक कोट हुक मिलेगा हैंडल के साथ, और यहाँ इस तरफ भी आपको सेम कोट हुक मिलेगा हैंडल के साथ। अब एक जो चीज़ मुझे यहाँ पर थोड़ी अजीब लगी वो ये है, जो पीछे की लाइट है वो आपको सीट के पीछे दी गई है। ये लाइट अगर यहाँ होती तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर होता, बिकॉज इसकी फंक्शनैलिटी पीछे कुछ ज़्यादा मुझे नज़र नहीं आती है। अब यहाँ पर आपको आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स भी मिलते हैं, तो जो चाइल्ड सीट रिस्ट्रेंट सिस्टम है वो यहाँ पर आपको दिया गया है। और इसके साथ ही साथ एक एडिशनल फीचर जो आपको मिलता है वो ये है कि ये हुक जो है इस पर आप कुछ सामान अगर आप टांगना चाहते हैं तो टांग सकते हैं। 4 kg इसका लोड बेयरिंग कैपेसिटी है। साथ ही सीट बैक के अंदर आपको ये पॉकेट्स मिलते हैं जो कि हमेशा यूज़फुल होते हैं। कोई न्यूज़पेपर डालना है आपको, या कोई मैगजीन डालनी है, या कुछ और सामान डालना है, तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। ओवरऑल आप अगर इस सीट की बात करें तो ये जो सीट है काफ़ी कंफर्टेबल है, हेडरूम बहुत अच्छा है, खुला खुला स्पेस है। हालांकि ग्रीन हाउस एरिया जैसा मैंने आपको बताया पहले से कम हो गया है, तो जो लाइट अंदर आ रही है वो पहले जितनी नहीं है, लेकिन स्पेस का जो आभास है वो काफ़ी अच्छा है। और ये इस सेगमेंट की सबसे ज़्यादा स्पेशियस बैक सीट्स में से एक है। हालांकि वेन्यू में आपको जो रिक्लाइन एंगल मिलता है वो एक एडवांटेज है। दोनों ही हेडरेस्ट यहाँ पर आपको एडजस्टेबल मिलते हैं, और ओवरऑल फॉर दिस सेगमेंट दिस स्पेस एंड दिस कंफर्ट इज़ नॉट जस्ट पार फॉर द कोर्स बट स्लाइटली बेटर ऑल्सो। अब दोस्तों प्रैक्टिकलिटी के लिहाज से मारुति की गाड़ियाँ जो है वो हमेशा ही रिलायबल रही हैं, और अगर आपको एक नो नॉनसेंस गाड़ी चाहिए जो आपको अच्छी माइलेज दे और उसके साथ ही साथ उसमें सारी बेसिक एमिनिटीज़ हो, उसकी रीसेल बहुत अच्छी हो, तो आप जनरली मारुति सुजुकी की गाड़ी बिना सोचे समझे खरीद लेंगे। और ये गाड़ी भी एक बहुत ही सेफ़ बेट है। और अगर आपको एक फैमिली के लिए गाड़ी चाहिए पेट्रोल में जिसकी माइलेज अच्छी हो, जो चलाने में अच्छी हो, तो इस गाड़ी के साथ किसी तरह की कोई इशू नहीं है। एक छोटा इशू जो इस बार प्रोड्यूस हो गया है वो ये है कि जहां ब्रेज़ा आपको एक एडवांटेज देती थी दूसरी गाड़ियों के मुकाबले, अब इसकी प्राइसेस ज़रा ज़्यादा बढ़ा दी गई हैं। और इनफैक्ट अब अगर आप इसे कंपेयर करेंगे दूसरी गाड़ियों से जो कोरियंस हैं या फिर इवन टाटा की गाड़ियां हैं, तो यहाँ पर जो प्राइसेस हैं न सिर्फ उन सब के बराबर हैं, लेकिन कुछ वेरिएंट्स में प्राइसेस वहाँ से ज़्यादा भी हैं। इनफैक्ट अगर आप इस गाड़ी का टॉप ऑफ द लाइन पेट्रोल ऑटोमेटिक लेंगे तो उसकी कीमत सोनेट डीजल ऑटोमेटिक जो है उससे ज़्यादा जा रही है, जो कि एक आश्चर्यजनक बात है, क्योंकि डीजल्स जनरली ज़्यादा महंगे होते हैं और डीजल ऑटोमेटिक्स जनरली पेट्रोल ऑटोमेटिक से 1 लाख रुपया या 1.25 लाख रुपया ज़्यादा महंगा होता है। तो ये एक ज़रा आश्चर्यजनक बात है। कीमतों को अगर मैं पर्सपेक्टिव में रखूँ तो यहाँ पर मैनुअल ट्रांसमिशन वाले जो वेरिएंट्स हैं LXi से लेकर के ZXi प्लस तक, उनकी कीमत है 8 लाख से लेकर के 12.3 लाख रुपीज़, यानी 8 to 12.3 लाख रुपीज़। इसे हम कंपेयर करते हैं इसके क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर से जो कि है वेन्यू, जिसकी कीमत चालू होती है लगभग 50,000 रुपये कम और ख़त्म होती है इससे लगभग 40,000 रुपये कम। तो अगर आप देखेंगे तो इसका मैनुअल वेरिएंट वेन्यू से ज़्यादा महंगा है और वेन्यू में कुछ फीचर्स यहाँ से ज़्यादा हैं। सोनेट भी चालू होती है 7.15 लाख रुपीज़ से और ख़त्म इससे ज़रा ज़्यादा ऊपर तक होती है, इससे 15,000 रुपया ज़्यादा वहाँ पर आपको देना होता है टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट के लिए। नेक्सॉन की कीमत भी यहाँ से लगभग 45,000 रुपीज़ लेस है और टॉप वेरिएंट यहाँ से लगभग 30,000 रुपीज़ लेस है। XUV 300 काफ़ी महंगी गाड़ी है और वो यहाँ से वेरिएंट टू वेरिएंट हर तरह से ज़्यादा महंगी है। अगर आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू चाहिए कम इंजन पावर के साथ तो आप मैग्नाइट और काइगर के साथ जा सकते हैं। वहाँ पर कीमतें यहाँ से रिलेटिवली काफ़ी कम है और वहाँ पर आपकी कुछ बचत हो जाएगी, लेकिन वो गाड़ियाँ एग्जैक्टली सेम सेगमेंट की नहीं है। अब ऑटोमेटिक की अगर बात करें तो ऑटोमेटिक वेरिएंट चालू होता है VXi से और कीमतें 11 लाख रुपीज़ से लेकर के 13.8 लाख रुपीज़ एक शोरूम तक जाती हैं। अब ये 13.8 काफ़ी हाई है अगर आप इसे कंपेयर करें डीजल 80 से, जो कि सोनेट का टॉप वेरिएंट है, वहाँ पर भी 13.7 लाख रुपीज़ पर कीमतें ख़त्म हो जाती हैं। तो ये कीमत मुझे ज़रा ज़्यादा लगी। अगर वेन्यू से आप इसे कंपेयर करें जिसकी कीमत हम लोग पेट्रोल ऑटोमेटिक की देख रहे हैं तो स्टार्टिंग प्राइस सेम है, लेकिन वहाँ पर भी जो पेट्रोल ऑटोमेटिक टॉप वेरिएंट है वो यहाँ से 1 लाख रुपया सस्ता है। सोनेट का भी टॉप वेरिएंट पेट्रोल ऑटोमेटिक यहाँ से लगभग 70,000 रुपये सस्ता है।
और नेक्सॉन का जो AMT है वो ऑटोमेटिक नहीं है, वो यहाँ से टॉप वेरिएंट लगभग 1,40,000 रुपीज़ सस्ता है। तो जैसा आप देख रहे हैं ये प्रोडक्ट सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव्ड है, बहुत अच्छा फीचर सेट है। आप इस गाड़ी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली को रिकमेंड कर सकते हैं। इंजन यहाँ पर बाकी गाड़ियों से ज़्यादा बड़ा है, यहाँ पर स्मार्ट हाइब्रिड भी मिलता है, तो कुछ चीज़ें यहाँ पर एडवांटेजेस हैं। दूसरी गाड़ियों में इंजन इतना बड़ा नहीं है, लेकिन तो भी अगर आप सेगमेंट के हिसाब से देखें तो ये गाड़ी जो है ये या तो अभी बराबर है दूसरी गाड़ियों के प्राइस के मामले में या फिर ज़्यादा महंगी है। तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी और जो सबसे ज़्यादा वैल्यू दे आपको वो गाड़ी आपको लेनी होगी। तो अगर आप एफिशिएंसी देख रहे हैं और कंफर्ट देख रहे हैं, स्पेस देख रहे हैं और एक स्पेसिफिक फीचर सेट देख रहे हैं तो ये गाड़ी डेफिनेटली बहुत अच्छी है। लेकिन अगर आपका ओरिएंटेशन टर्बो इंजन की तरफ है या फिर डीजल की तरफ है तो फिर ये ज़रा आपको महंगी लग सकती है। बट ओवरऑल एज ऑलवेज मारुति हैज़ प्रोड्यूस्ड अ कार विच इज़ फैंटास्टिक फ्रॉम मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिकल एंगल्स। और ये गाड़ी जो है ये आपकी सालों साल सेवा करेगी और रीसेल में भी आपको जनरली मारुति सुजुकी कार्स की रीसेल दूसरी गाड़ियों से ज़्यादा अच्छी मिलती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपके जितने भी सवाल थे उन सबके मैं जवाब दे पाया। अगर आपको हमारे ये लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस अच्छे लगते हैं जहाँ हम आपको सारी जानकारी देने की कोशिश करते हैं तो आप ज़रूर हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए मोटराइड्स को और अपने दोस्तों को हमारे बारे में बताइए। अगली बार तक के लिए मैं आपका दोस्त अमित आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए ड्राइव हार्ड, ड्राइव फ्री एंड ड्राइव सेफ।